चलिए जी स्टार्ट करें। पेज 51 तक पढ़ लिया था हमने, है ना। 52 पर आते हैं जी। नॉन रैंडम सैंपलिंग हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट चैप्टर के अंदर कि हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करें जरा। पहला था सेंसस मेथड, उसके मतलब हम हर एक का सर्वे ले रहे हैं, हर एक पर्सन का। हम ऐसा नहीं कर रहे मान लीजिए 2000 वर्कर का कर रहे हैं, 2000 लोगों के पास जाकर के हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये था सेंसस। सैंपलिंग वाले में क्या था, इसके अपोजिट कि हम हर एक पर्सन के पास नहीं जा रहे, कुछ लोगों के पास जा रहे हैं और उससे आइडिया लगा लेते हैं कि बाकी सबका भी यही एवरेज होगा। दिस इज सैंपलिंग। ये पढ़ लिया था हमने। सैंपलिंग में पढ़े दो तरीके हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम का मतलब कि हम अंदाजे से कोई भी ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई चुना है कि हम इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल रहा उसके अंदर पर्ची वाला, जिस तरह हमने स्लिप बना ली, जिसके नाम की पर्ची आ गई उससे हमने पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस। ये तो हो गया रैंडम वाला। इसमें हर एक के पर्सन के आने के इक्वल चांस है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग, मतलब हम कोई भी पर्सन नहीं चूज कर रहे, हम अपना माइंड लगाते हैं कि यार जब मान लीजिए 100 बच्चे हैं, मुझे सबके मार्क्स का एवरेज लेना है, लेकिन 10 ही बच्चों से पूछना 10 बच्चे कौन से चूज करो। तो नॉन रैंडम वाले में सबके नाम के पर्चे डाल दो, 10 पर्चियां चुन लो, उसी से पूछ लो। रैंडम वाले में तो ये था। नॉन रैंडम वाले में हम खुद माइंड लगाएंगे किससे पूछना है किससे नहीं पूछना। एकदम नॉन रैंडम वाले में क्या क्या तरीके। पेज 52। Non-random sampling includes all those methods of sampling in which all the units of population do not have equal probability or equal chances of being selected in the sample of study. सबके इक्वल चांस नहीं है, मतलब हमने खुद चूज करा है तो उससे कोई सिलेक्शन में ना आए, कोई सिलेक्शन में आए, हर एक के बराबर चांस नहीं है। पहला है जी पर्पसिव और डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का हिंदी क्या होता है, जानबूझकर, है ना। डेलिब्रेटली करा, जानबूझ के करा। पर्पसिव सैंपलिंग इज दैट मेथड इन व्हिच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स व्हिच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मुझे जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही चूज कर रहा है कि इतने लोगों में से मुझे क्या चूज करना है। इस एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है। बाकी जैसे एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का मुझे सर्वे करना है, हर एक कंपनी का लेना है मेरे को, तो मैंने एयरटेल या जियो में से किसी एक का ले लिया और आइडिया लगा लिया, ऑनलाइन है सबका वही बैठेगा। मतलब एक ऐसी आइटम जो रिप्रेजेंट कर रही है मोस्ट ऑफ द आइटम्स, हम ऐसी आइटम चूज कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर खुद अपना माइंड लगाकर वो चीज चूज करें। फायदे की बात करते हैं कि मेरिट्स क्या हैं इसके। This method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance. जो स्पेशल हैं, जो उनके चांसेस ज्यादा होने चाहिए चूज करने के। Selection of items can be deliberately tuned to the purpose of study. हम जानबूझकर अपना जैसे सिलेक्शन इसको लेना है इसको नहीं लेना, हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा मोटोल कर सकते हैं। It is very simple of technique of selection. उसको माइंड लगाना इन्वेस्टिगेटर को जो चूज करनी है, अब वो कोई भी चूज कर सकता है। डिमेरिट्स की बात करते हैं कि पर्सनल बायस में भेदा हो सकता है, जिन्होंने इसको चूज करा इसको चूज नहीं करा, वो पर्सनली इसको प्रेफर करता, ये भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम्स डाउटफुल। किसी पर्सन को दे दिया जाए कि आप चूज करो, आप सेलेक्ट करो, ऐसे में भेदभाव हो सकता है, पर्सनल बायसनेस हो सकती है ऐसे केस में, इसलिए भरोसेमंद रिजल्ट आए इसकी चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार रीड कर लेंगे जी पूरा पॉइंट ये वाला, यहाँ तक स्टार्टिंग की पहली लाइन से लेकर के डिमेरिट तक, सेकंड वाले पर आएंगे हम। सर इंक्लूजन का मीनिंग क्या है? दैट इज इंक्लूजन इंक्लूड करना,
डन जी, बढ़े आगे। तो नॉन, हम टॉपिक पढ़ रहे थे नॉन रैंडम सैंपलिंग, मतलब इसमें हम अंदाजे से कोई भी नहीं ले लेते। हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, सर हम सैंपल चूज कर रहे हैं। हमें सर्वे करना है बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इतना मनी नहीं है, इतना एफर्ट नहीं लगा सकते कि हम हर एक के पास सर्वे करने के लिए जाएं। इसलिए हम कुछ लोगों का सर्वे करके आइडिया लगा लेंगे, बाकी सबका हम ये कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। नॉन रैंडम वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम अंदाजे से कोई भी नहीं ले रहे, हम चूज करते हैं कि किस को पर्सन को मालूम जो रिप्रेजेंट करे पूरी यूनिवर्स हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन का जो हमें दी गई है। मतलब मान लीजिए दिल्ली का पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो पूरे दिल्ली यूनिवर्स बोलेंगे हम, और उसके एक एक सिटीजन को हम आइटम बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब नॉन रैंडम में हमने पहला पॉइंट पढ़ा है जी डेलिब्रेट वाला। इसमें हम जानबूझकर हम जो भी हमें पसंद है, जो भी हमें लग रहा है कि रिप्रेजेंट करेगा उसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जी स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल। तो मिक्स्ड वाले में क्या चीज़ है, हम ना कैटेगरी बना लेते हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन का ही करना है। तो हमने क्या करा, सपोज कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल क्लास और हाई क्लास, उनकी की हमने कैटेगरी बना दी। तो लोअर क्लासेस से हमने कुछ लोगों का सैंपल ले लिया, मिडिल क्लास से कुछ का, हायर क्लास से कुछ, अपर क्लास से कुछ। तो हमने पहले 3 कैटेगरी बना दी, उसके बाद हमने उनमें से चूज करा। जो कैटेगरी को स्ट्रेटा बोला, स्ट्रेटा मतलब जो 3 कैटेगरी बनी, पहले स्ट्रेटा में लोअर मिडिल क्लास, उससे स्ट्रेटा में मिडिल क्लास, तीसरे स्ट्रेटा में अपर क्लास। एवोल्यूट कर लीजिए, इसके जो मैथ्स पढ़ेंगे पूरा पहला रीड कर लीजिए वाला। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ पढ़ लिया, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक। नहीं, इसमें मिक्स टेक्निक यूज कर रहे हैं। मिक्स कैसे कर रहे हैं सर, जैसे हमने कैटेगरी बनाई कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इसमें तो हम मतलब पॉइंट लगा रहे हैं और नॉन रैंडम हो गई है क्योंकि रैंडमली हम किसी को नहीं चूज करा। लोअर क्लास के हैं वो अलग रखा, अपर क्लास का अलग रखा, इस तरीके से। लेकिन लोअर क्लास में से किसको चूज करना है वो रैंडम चल रहा है। मान लीजिए 100 लोग अपर लोअर क्लास में 100 लोग हैं, उनमें से किसको चूज करना है वो रैंडम वाला सिस्टम। तो रैंडम और नॉन रैंडम का मिक्सर हो गया। पढ़ते हैं जी मेरिट्स की बात। This method covers diverse characteristics of the population। जब हर कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, ये फायदा होगा, अच्छी बात है। On the basis of diverse characteristics of the population, a comparative analysis of data becomes possible। इसीलिए हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हर कैरेक्टरिस्टिक के लोग होंगे। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था कि कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो कुछ हमने स्टूडेंट्स होम साइंस से ले लिए, कुछ बच्चे हमने स्टूडेंट मैथ्स से ले लिए। This method of sampling offers reliable as well as meaningful results। भरोसेमंद होगा क्योंकि हमने ऐसा नहीं किसी को भी ले लिया, और रिजल्ट मीनिंगफुल निकलेगा, लॉजिकल निकलेगा। नुकसान की बात करते हैं। पहला है जी, जब कंप्लीट नॉलेज हो एक डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक की, हमें हर एक की इनकम, जैसे एग्जांपल इनकम का दिया मैंने,
स्कूल में तो बड़ा इजी पता लगाना कि हाँ भाई ये वाला सेक्शन कॉमर्स का, ये सेक्शन आर्ट्स का है। हमने कुछ साइंस के बच्चे, कुछ कॉमर्स के बच्चे, कुछ आर्ट्स के बच्चे ले लिए और फिर हम आगे अपना सर्वे कर रहे हैं। यहाँ तो इजीली अवेलेबल है। मीन्स इनकम की बात करूँ तो इनकम का इजीली आइडिया नहीं है सर, चाहे बहुत घर बने हुए हैं, कौन से घर में लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो पता लगाना मतलब मुश्किल है। कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाती तो वहाँ दिक्कत हो जाती है काम करने में। बाइसनेस भेदभाव हो सकता है क्लासिफिकेशन करने में, किसी की इनकम को हमने किस मिडिल में रखा है या अपर में रखा हुआ। When the size of population is very small, it may be difficult to further divide into smaller parts. पहले से अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसको हम और फर्दर डिवाइड करें तो बहुत ही छोटा पार्ट हो जाता है। तो एक तरह से सैंपल का मतलब नहीं रह गया, सबको एक पूछे सेंसर हो गया। डेफिनेटली सैंपलिंग तभी यूज करेंगे जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन अगर कम है तो सैंपलिंग यूज नहीं करेंगे, तो सेंसस यूज करेंगे। क्लास के अंदर बच्चे ही अगर 20 हैं, सबसे पूछ लेंगे हम किसके मार्क्स कितने हैं, सैंपलिंग करने की जरूरत क्या है। 2000 बच्चे हैं तो सैंपलिंग करनी पड़ रही है। तीसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया 2000 बच्चे हैं तो हमें लगभग मान लीजिए 10% करीब 200 बच्चों का सैंपल लेना। तो क्या करते हैं, सबको लाइन में खड़ा कर दो और हर 10वें बच्चे से पूछ लो मार्क्स। पहले 9 बच्चों को छोड़ दिया, 10वें बच्चे से पूछ लिया, फिर 9 को छोड़ दिया, 20वें को पूछ लिया, 9 को छोड़ दिया, 30वें को पूछ लिया। इस तरीके से पूछ लिया हमने सैंपलिंग, इस तरीके से करी, नंबर के हिसाब से बांट दिया। तो एक एग्जांपल हो गया सैंपलिंग करने का, सिस्टम से कर रहे हैं, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, भेदभाव नहीं है कि हमने इसको चूज करा इसको क्यों नहीं करा। अब उसमें सारे बच्चे आ सकते हैं। मतलब कोई एग्जांपल बात है कि मार्क्स का अगर हमें एवरेज लेना है तो सारे स्टूडेंट वो ना आ जाए जो ना पढ़ने वाले हैं, या सारे वो ना आ जाए जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें एवरेज मार्क्स लेने हैं। तो अगर हर 10 बच्चे को लूँगा तो एवरेज वही बैठेगा, क्योंकि उसमें हर टाइप का बच्चा का पता चलेगा। न्यूमेरिकली ज्योग्राफिकली एरिया से बांट सकते हैं हम। अल्फाबेटिकली ए अल्फाबेट के बच्चों से पूछ लिया, फिर बी को छोड़ दिया, सी वाले से पूछ लिया, ऐसा कर सकते हैं। रीड कर ले इसको। नेक्स्ट पेज पर भी है। नहीं, परदेश की मेरिट्स की बात सिंपल मेथड है सर, और भेदभाव का कोई चांस नहीं, क्योंकि 10वें नंबर पर बच्चे को अगर हम ले रहे हैं तो कोई भेदभाव का कोई चांस नहीं कि इसको लिया इसको नहीं लिया। डीमेरिट की बात करें, हर एक पर्सन के इक्वल चांस नहीं, मतलब जो पहले 9 बच्चे हैं या अगले 9 बच्चे हैं उनको तो पता है पहला नंबर तो आना नहीं। दूसरा, अगर सारे के सारे लगभग बराबर से हैं तो सैम्पलिंग का पर्पस नहीं रहा। सैम्पलिंग का पर्पस क्या होता है कि ना हर टाइप का बच्चा आ जाए, और टाइप का बच्चा अगर कवर हो रहा है तो एवरेज सही निकलेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन मैक्सिमम जो है वो होमोजेनियस है, मतलब ऑलमोस्ट सब बराबर से ही, तो फिर कोई पर्पस नहीं रहा सैम्पलिंग। पढ़ लीजिए मेरे डी रिलायबिलिटी होगी।
हाँ डायरेक्टली होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट? मेरिट हो गया मतलब ये। तो जहाँ पर्सनल बायसनेस है ना वहाँ रिलायबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पर्सनल बायसनेस नहीं है तो रिलायबिलिटी है। पढ़ लीजिए आगे, पढ़ लिया। कोटा सैंपलिंग, इसमें सर क्या है कि 2000 बच्चे हैं, उन्होंने ग्रुप बना दिए, 50+ बच्चे अलग अलग क्लास में बैठा दिए और हर रूम से 2 या 4 जितने भी सैंपल है उसमें बच्चे दिए। पूरी पॉपुलेशन को हमने ग्रुप्स में बांट दिया, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हमने। जैसे मूवीज में देखा होगा, आर्मी या जंगल उसमें जाते हैं हम, कैंपनिंग के लिए जाते हैं तो 4-4 लोगों की छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर टीम बना देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि हमने ग्रुप बना दिए कुछ कुछ लोगों के, और फिर हर ग्रुप से कुछ कुछ लोग ले लिए, ऐसा करिए। इसको मैंने बोला भाई कोटा सैंपलिंग। फिर कर लीजिए बात। तो सर ये स्ट्रेटिफाइड जैसा नहीं होगा? तो बिल्कुल हो गया, ऑलमोस्ट मिला। बस मैंने ना मतलब जैसे उसमें ना एक पर्टिकुलर चीज के हिसाब से हमने कैटेगरी की थी, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऐसा कुछ करा। इसमें हमने बस 50 लोग इधर आ जाओ, 50 लोग इधर आ जाओ, इसमें रैंडमली चूज करना। डन। सर एक लाइन लिखी चाहिए। हाँ जी, सर इसमें एक लाइन लिखी है कि some quota of the items to be selected as sample is fixed for each group. इसे कहा ना 50 लोगों के ग्रुप बना दिया हमने। अब हमने हर ग्रुप से मतलब 5-5 लोग ले लिए, ऐसे कर रहा है हमने। तो सैंपल आइटम इज फिक्स फॉर ईच ग्रुप, हर एक सैंपल से हम सैंपल लेंगे, हर ग्रुप सैंपल लेंगे, ये चीज फिक्स है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर चूज कर सकता है, इसमें उसको फ्रीडम है। एग्जाम्पल दिया हुआ है सर कॉलेज में से हमें टीचर्स चूज करने, उसने सर्च कर लिया गूगल पर कि कौन से इसमें कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा पुराने हैं या ज़्यादा फेमस हैं, उनको उसने सेलेक्ट कर लिया सर्वे करने के लिए, ऐसा कर सकता है। तो कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेटर पर ये तब जनरली की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बस काम करटाने वाली बात। रीड कर लीजिए। पढ़ेंगे, पढ़ लिया। अगला टॉपिक दिया हुआ है सर, टॉप कैटेगरी खत्म हो गई नॉन रैंडम सैंपलिंग के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सैंपलिंग मेथड पे, सैंपलिंग डेटा पे रिलाय करें ना करें, भरोसा करें ना करें। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि साइज ऑफ सैंपल। भाई 2000 वर्कर्स का अगर आपको सर्वे करना है तो आप कह रहे हो सर सेंसस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, हर एक के हिसाब से पूछ कराना, तो सैंपलिंग करो। सैंपलिंग में 2000 वर्कर्स में से कितना से पूछ करा, यहाँ तो इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड है कि वो 20 लोगों से पूछ करके आइडिया लगा ले 2000 का, या 200 लोगों से पूछे, मतलब 10% लें, 5% लें, 30% लें, कितना सैंपल लें, ये तो इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड है।
तो उसमें ये सिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा कम ना लें, कि हमने 2000 में से सिर्फ 20 लोगों को हमने पूछा और 2000 लोगों का आइडिया लगाया, तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा। बहुत कम नहीं होना चाहिए, कोई फिक्स इसका नहीं कर सकते हम रेशो के 20% होंगे 40%, वो डिपेंड करता है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, डिपेंड करता है हम एक्यूरेसी कितनी चाहिए। वीडियो लीजिए एक बार, पहले लाइब्रेरी वाला पैराग्राफ, फिर साइज वाला पैराग्राफ। से मतलब इस टॉपिक में ये कि सैंपलिंग डाटा कितनी कब रिलायबल होगा, जो पॉइंट नंबर 1 है, मतलब मींस जो टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग। हाँ जी, कि भरोसेमंद हो कब होगा, भरोसेमंद कब नहीं होगा, भरोसेमंद हो इसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है जी मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड जो कर रहे हैं हम, जो भी जैसे चापाकल्स में सीखे, रैंडम, नॉन रैंडम में 5 सीखे, तो कौन सा मेथड चूज करें, इसको माइंड में अगर चूज करें। दूसरा एग्जॉस्टिव का मतलब बताया था मैंने कि कोई चीज़ छूटे ना। एग्जांपल से मैंने दिया था कि मैथ में सीखा प्रोबेबिलिटी कि टेल और हेड आना, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव का मतलब कोई तीसरी सिचुएशन नहीं, इसी को एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो ऐसे ही जो आप सैंपलिंग ले वो एग्जॉस्टिव हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि पूरी दिल्ली का बोला हुआ है, तो एटलीस्ट हर एक सिटी कवर कर लें, दिल्ली के अंदर का एक एरिया कवर कर लें। पढ़ लीजिए बस सेकंड पॉइंट, मेथड ऑफ सैंपलिंग। पॉइंट नंबर 3, बायसनेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स। भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें, बायसनेस ना हो, इंडिपेंडेंट रहें, इस टाइप के लोग चूज करें जो इस चीज़ से मतलब अलग रहें। जैसे इसीलिए डिबेट वगैरह ज़्यादा हमने पहले भी कि जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें सिर्फ हम मार्क्स के बेस पर हम जॉब नहीं देते, उनसे डिबेट करवाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, ग्रुप में वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ चेक करते हैं। कुछ क्या होता है कि ईगोइस्टिक होते हैं कि भाई टीम में मैं काम नहीं करूँगा, मुझे सब आता है मैं खुद कर लूँगा, तो वो क्रेडिट ले जाए, इस चीज़ का होता है। कुछ लोग प्रेशर में काम नहीं कर पाते, वर्कलोड में ज़्यादा काम नहीं कर पाते, और डिबेट में व्यूज़ चेक किए जाते हैं कि किसी चीज़ पर क्या व्यू देता है। अब जैसे मतलब कास्ट का नहीं होना चाहिए सिस्टम के, भाई टीम में सब उस अपोजिट कास्ट का है तो वो उससे हेट करे और उससे फिर नहीं हो पाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए जाते हैं। तो एन्यूमरेटर चूज करते टाइम भी, इन्वेस्टिगेटर चूज करते टाइम भी ऐसे लोग ही चूज करें ताकि हमारा सर्वे बेस्ट इंडिकेट करे पूरी यूनिवर्स। पढ़ लीजिए थर्ड पॉइंट। जैसे कोई यूनिट है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके ठीक है इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पर वो जैसे इसका इंटरव्यू सही लगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। सीए के कैंपस में ऐसा भी हुआ है कि जो रैंक होल्डर हैं उनकी जॉब नहीं लगी, और जो सिर्फ मार्जिन में 50% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, 50-51% ही पासिंग मार्क्स आए और उनकी जॉब लग गई। तो उसमें कोई ये तो कोई बन सकता है ना। हाँ जी, जब कंपनी में सीए लगना है तो कोई भी लग जाएगा, चाहे बस उसकी रैंक ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो सीए के लिए भी होता है इंटरव्यू। कौन सी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं होता? इंजीनियरिंग साइंस में तो साइंस की तब इंटरव्यू होता है, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स में इंटरव्यू नहीं होता। नहीं होता सब चीज़। तो बाकी ये नॉलेज वगैरह सब मैटर करती है, ज़्यादा तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। नहीं ऐसा जो सीए फ्रेश पास आउट है उसमें तो एक्सपीरियंस सबने ट्रेनिंग बस ये की बात एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। यार एक्सपीरियंस के साथ तो खैर जॉब मिलना आसान है, किसी को मिल जाएगी ऐसा कह रहे। वैसे मेरे भाई के पास डिग्री नहीं है, खाली एक्सपीरियंस है उसमें 9 साल का, तो उनकी इंडिया से डायरेक्ट कनाडा की जॉब लग गई। तो वैसे हम जैसे भाई जिस फील्ड में वो लगे हुए हैं उस फील्ड में कई बार क्या होता है कि हम जैसे आज की डेट में इस फील्ड में जा रहे हैं,
उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है कि जब तक हम जाए मान लो अपॉर्चुनिटी ना हो उस टाइम ये लग रही तो ऐसा हो जाता है। डन इज थर्ड पढ़ लिया। फोर्थ पॉइंट में ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। पहले अच्छे तुमको ट्रेन किया जाए सर्वे किस तरीके से लेना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरीके से पूछने हैं, टैकल कैसे करना है सामने वाले को। जैसे जो डोर टू डोर सामान बेचते हैं आपने शायद देखा हो, तो बेचने के लिए सामान घर पे आते हैं, सपोज कोई साबुन है या कोई चीज़ बेचने के लिए आ रहा है, कई बार सामने वाला रिप्लाई ठीक से नहीं करता या मतलब भगा देता है, डिस्टर्ब कर रहे हो जी ये बोल करके निकाल देता है, तो उसको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, ये चीज़ भी मतलब तरीके से हो। जो कॉल सेंटर से कॉल आती है क्रेडिट कार्ड के लिए उनके लिए, तो उनको कई बार मतलब इंसल्ट फील होती है कि जो कॉल उठाता है वो डांट देता है मुझे बहुत कॉल करना वगैरह वगैरह। उनसे बच्चे भी डांट देते हैं। हाँ जी, तो उनको मतलब ट्रेन किया जाता है कि ऐसे कॉल्स को आपको कैसे रिप्लाई करना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए उस सर्विस सही से होगा। कंप्लेंट सेंटर रीड कर लीजिए पर फोर्थ पॉइंट। सर सीए की कोई ट्रेनिंग नहीं होती ना वैसे? 3 साल की ट्रेनिंग होती है। नहीं नहीं, जैसे जैसे कई जॉब्स होती है जिसमें हमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सी में भी होती है, सीए में भी होती क्योंकि हर कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग है, हर कंपनी का वर्क कल्चर अलग है। अकाउंट्स में भी बहुत बड़ी फील्ड होती है, बिलिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, उसमें भी मतलब अकाउंट्स में टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो इस सीए बनने के लिए कितने एग्जाम कितने एग्जाम देने होते हैं एक से सीए बनने के लिए? तो इस टोटल कितने एग्जाम देने पड़ेंगे? फाउंडेशन में 4, इंटर में 8, फाइनल में 8। कंपल्सरी है? ऑप्शनल होगा तो कोई जैसे है। 20 होगा ना, 20 एग्जाम होते हैं। 8 4। डन जी। सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड्स अ कंपैरेटिव लुक। पहले पढ़ते हैं जी कवरेज वाला। इन सेंसस टेक्निक इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता सारी की सारी आइटम्स इंफॉर्मेशन, जबकि सैंपलिंग में कुछ आइटम सेलेक्ट करता, सबसे पहले नहीं करता। तो कवरेज में डिफरेंस आ गया। आप पढ़ के बताओ अगर सर सेंसस वाला बढ़िया क्योंकि हर एक चीज को कवर कर रहा है। सूटेबिलिटी, सेंसस कहाँ सूटेबल है? जहाँ पॉपुलेशन कम है, लोग कम है, सबसे पूछना पॉसिबल है। और सैंपलिंग कहाँ सूटेबल है? जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ताकि हम कुछ सेलेक्ट करके सैंपल से उन्हीं से पूछें। एक्यूरेसी बताओ किसमें ज़्यादा आएगी? सेंसस वाले में, क्योंकि हम उसमें हर एक पर्सन से पूछ करके आ रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सेंसस वाले में ज़्यादा चांस है एक्यूरेसी की, सैंपलिंग वाले में कम। एक बार रीड कर लीजिए एक्यूरेसी वाला पॉइंट, एक्यूरेसी तक 1 2 3। जैसे जनगणना होती है, हाँ जी, सेंसस, हाँ सर ये पूरा यही होती है, हाँ। तो सर ये सेंसस से क्यों होता सेंसस है, है? जैसे सेंसस क्या? सर ये सेंसस से होती है ना सर? हाँ। एक्यूरेसी के लिए। तो वही तो फायदे बढ़ रहे हैं। सैंपलिंग से क्यों नहीं होती? देखो जहाँ हमें ना एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ हमें एक्यूरेसी चाहिए वहाँ हम सेंसस यूज करेंगे। जहाँ एक्यूरेसी के बिना काम चल जाएगा वहाँ सैंपलिंग यूज करेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारी हमें ना मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज बन रही होती है, पॉपुलेशन की वजह से होती है वो। 5 साल में एक बार होती है। डन जी, पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट बताइए, कॉस्ट किसमें ज़्यादा आएगी? साइंस वाले, क्योंकि सबको हर एक आइटम का सर्वे लेना है। रीड करें फटाफट से।
पॉइंट नंबर 5 टाइम्स में ज्यादा लगेगा बताइए Sensor. सेंसर्स में हर एक का सर्वे करना है रीड कर ले फटाफट अगला है नेचर ऑफ आइटम देखिए लगभग हर एक बच्चा मतलब बराबर सही है पढ़ने के अंदर तो हम इसमें सैंपलिंग यूज कर सकते हैं 10 बच्चों से पूछ लो कितने मार्क्स आए हैं बाकी लगभग उतने ही होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है तो बहुत कम पढ़ने वाला का बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला उस केस में सेंसस ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि हर एक का एग्जैक्ट सर्वे निकल पाएगा कुछ सैंपल के बेस पर आइडिया लगाना गलत हो ये पॉइंट आगे जगह अपन नेचर ऑफ आइटम पढ़ लें हाँ जी वेरिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है तो वेरिफिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है ये काउंसिल वाक्य में भी होता है इसमें एग्जांपल देता कोई डीडी का डिमांड ड्राफ्ट का कि अगर मैं किसी को चेक देता हूँ तो बाउंस हो सकता है सामने वाला उसका चेक एक्सेप्ट ना करे तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि मैं बैंक के पास जाता हूँ कि जी आप चेक बना दो उस पर्सन के नाम का मुझसे पैसे ले लो तो बैंक का मैनेजर उस पर्सन के नाम का चेक बना देता है उसको डीडी कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं या बैंकर्स चेक उसमें ना साइन के 3 जगह ऑप्शन होते हैं एक तो जो अकाउंट जो कैशियर है वो दूसरा फिर मैनेजर फिर तीसरा सीनियर मैनेजर उन्होंने बांटा हुआ अमाउंट के हिसाब से हर बैंक में अलग है फॉर एग्जांपल कि 50,000 रुपये तक का तो अकाउंटेंट ही बना देगा और साइन करके दे देगा वैलिड है और सब 1 लाख से ऊपर का फॉर एग्जांपल तो वो उसमें जो है वो मैनेजर वो भी चेक करेगा पहले क्रॉस चेक करेगा कि हाँ पैसे अकाउंट में आ गए अब इसको दे देते हैं हम सब कुछ सही है चार्जेस वगैरह सही काटे हैं साइन कर देगा और सब वो 10 लाख से ऊपर का है तो सीनियर मैनेजर भी चेक करेगा फिर साइन करेगा हर चीज़ में ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है कि कौन वेरीफाई कब करेगा वेरिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ सर रीचेक कोई पर्सन काम कर चुका है उसको दोबारा चेक करना इसे वेरीफाई करना कहते हैं ठीक है जी अब वेरिफिकेशन अब इस चैप्टर में वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ जब सर्वे हो चुका है और हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं इस सर्वे सही हुआ है कि नहीं हुआ मतलब दोबारा करना चाह रहे हैं तो सेंसस में पॉसिबल है कि सैंपल में पॉसिबल है सैंपल में पॉसिबल है सेंसस में कैसे पॉसिबल है दोबारा सबके पास जाएंगे पॉसिबल नहीं सैंपल में फ्री पॉसिबल है तो दोबारा जा सकते हैं कम लोगों को रीड कर लीजिए सेंस वेरिफिकेशन तो सर डिमांड ड्राफ्ट में बाउंस नहीं हो सकता हाँ जी जैसे किसी तरह का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है कि आपको देना है पार्टी को ठीक है 1 लाख का अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है तो नहीं बनाएंगे बैंक वाले कैश ले लेंगे वैसे वो तो बना देंगे ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता ओवरड्राफ्ट और ले रखा तो बना देंगे मुझे फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो बैंक वाले खुद श्योर हो जाएंगे उसके बाद देंगे उसे डन जी नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कंक्लूजन निकालने के लिए मतलब कंक्लूड किया जाए कि सैंपलिंग यूज करें कि सेंसर यूज करें प्रैक्टिकली क्या होता है तो ज़्यादातर प्रैक्टिकली जो है वो सैंपलिंग होता है सेंसस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा मनी कंज्यूमिंग होता है एफर्ट्स कंज्यूमिंग होता है ज़्यादातर सैंपलिंग यूज किया जाता है अगला पैराग्राफ इस चीज़ को बता रहा है रीड करने के बाद जो स्टार्ट है इन शॉर्ट यहाँ से स्टार्ट है सर वेरिफिकेशन की लास्ट लाइन में जाओ वेरिफिकेशन कैन बी डन एन्यूमरेटर जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है एन्यूमरेशन मतलब जो उसमें काम करा है तो जो एन्यूमरेशन वाला काम है जो एन्यूमरेटर ने करा है सैंपलिंग लेने वाला 50 में से 5 लोग को चूज करने वाला वो काम दोबारा किया जा सकता है डन जी नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी एमसीक्यू क्वेश्चन
पढ़े जी पहला। अच्छा ये नहीं होगा आपके पास शायद। पीछे दे दो पेज बहुत है। हाँ रहने दो। पीछे वाला पेज भी उतार रहे हैं। अरे पीछे छूट गया वाला पेज, वो ले लिया था। पढ़े जी पहला क्वेश्चन, सेंसस मेथड इज सुटेबल फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन इन विच। पहला ऑप्शन है सर साइज बहुत बड़ा हो, तो सैंपलिंग बढ़िया है वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, सैंपलिंग बढ़िया है फिर तो एक्यूरेसी सेंसस में चाहिए होती है। सी ऑप्शन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कोई ज्यादा कोई कम इस टाइप का है तो वहां सेंसस ज्यादा सही रहेगा, सैंपलिंग गलत आ सकता है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। डी ऑप्शन इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्ट आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड। इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में घुस करके पता लगाना कि क्या चीज है, वो जरूरी नहीं ये लिखा हुआ है तो फिर सैंपलिंग में सही है ना, सेंसस में जरूरी है। सी आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में सेंसस यूज करा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा डिपेंड्स ऑन। रिलायबल डेटा है सैंपलिंग का तो साइज पर, मेथड पर, ट्रेनिंग पर, सब पे डिपेंड है, ऑल ऑफ दिस। लॉटरी वाला कौन सा है, रैंडम या पर्पसिव? रैंडम है सर, हर एक इक्वल चांस। पर्सनल बायसनेस कहाँ हो सकती है, भेदभाव कहाँ हो सकता है? रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम पर्ची नाम के डाल रहे हैं, हो नहीं सकता। पर्पसिव वाले में उसका पर्पस डेलिबरेटली था, दूसरा नाम डेलिबरेटली, अपनी इच्छा से कोई भी चूज कर सकता है, वो ये बताया था। सर कोटा एक बार एक्सप्लेन। कोटा में ना ऐसे 50 बच्चे इधर आ जाओ, 10 बच्चे इधर आ जाओ, फिर उन्होंने 5-5 चूज कर लिए। 6 इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि सैंपल लो मैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोटा और स्ट्रैटिफाइड दोनों में था। कोटा में हम बस तरह से कैटेगरी बना लेते थे और स्टैटिक वाले में हम वो जैसे मिडिल क्लास वाला, लोअर क्लास वाला वाला काम करते हैं, सब में कैटेगरी बन रही है। 7 जो द फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर्ड व्हेन कंपैरिजन बिटवीन सैंपलिंग एंड सेंसस। किस बेस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं? एरिया पर भी, एक्यूरेसी पर भी, कलेक्शन पर, ऑल ऑफ दिस। अंडर रैंडम सैंपलिंग हर एक आइटम जो होती है वो इक्वल होती, हर एक आइटम के इक्वल चांस हैं आने के या अनइक्वल चांस हैं आने के। रैंडम वाले हर एक इक्वल चांस है आने के, रैंडम वाले अनइक्वल भी हो सकता है। रैंडम वाले में अनइक्वल मतलब बराबर नहीं, तो उसमें होगा ना डाइवर्सिफाइड वाले में, यहाँ पे आप खुद भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए इतना करते हैं आज।